नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब का आई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए आए हैं पाचन तंत्र का पार्ट 2, जिसमें कि पार्ट 1 का रिमेनिंग जो पार्ट्स बच गए हैं उन सारी चीजों को हम आज समझाएंगे आपको बहुत बारीकी से, जैसे कि आपको पार्ट 1 कराया है। अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों। उसी के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2 पाचन तंत्र, जिसमें कि हम आज आपको यकृत से शुरू करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मुख मुख का पूरा पाचन मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद अमाशय, अमाशय में जो पाचन होता है वो बता दिया। ग्रस नली से जो भोजन जाता है वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद डिडनम यानी कि छोटी आंत का जो भाग होता है डिडनम, उसमें जो यकृत से रस मिलते हैं और अग्नाशय से जो रस मिलते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको उसमें करा दी थी, ठीक है। और उसके बाद छोटी आंत में जो एंजाइम मिलते हैं, अनियंत्रित रस से जो एंजाइम निकलते हैं, उनसे क्या पाचन होता है वो सारी क्रियाएं मैंने आपको उसमें कराई थी, बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझाकर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यकृत के बारे में। यकृत से के संबंधित कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं तो उनसे संबंधित कुछ पॉइंट समझते हैं आज। जो कि जो पित्तरस स्त्रावित करता है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। यकृत क्या करता है? पित्तरस का स्त्रावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है यकृत, जिसके नाम आपको याद रखने हैं। कुछ भी नाम वो दे सकता है, यकृत बोल दे, लीवर बोल दे, जिगर बोल दे, कुछ भी बोल दे। एग्जामिनर आपको समझना है कि ये एक ही सारे अंग का नाम है, ठीक है। यकृत, लीवर, जिगर, ठीक है। और इंग्लिश में भी लीवर लिख सकता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं। अब देखो इसके अंदर एक ये जो आपको दिख रहा है ये अलग है, ठीक है। इसका नाम होता है पित्ताशय। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? पित्त यानी यकृत। और ये क्या है? पित्ताशय। तो देखो आपके इसके अंदर से क्या लिख रहा है। पहले तो आपको ये पॉइंट आपको रखना है याद कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पाई होती है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। वो भी कैसी? बाह्यस्रावी। पूछा जाए कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड को क्या बोला है मैंने? ग्रंथि, ठीक है, यानी कि ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? बाह्यस्रावी, जो भी यकृत, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसका वजन, यानी जो यकृत है इसका वजन लगभग होता है 1.5 से 2 केजी, ठीक है। 1.5 से 2 केजी, ठीक है, यानी कि 1.5 से 2 केजी इसका वजन लगभग होता है यकृत का, ठीक है। उसके बाद यकृत यानी जो यकृत है जो पित्तरस का स्त्रावित करता है, यानी कि निकालता है। कौन सा रस? पित्तरस। तो इसको मैं समझाने वाला था। जो यकृत है इससे क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। तो पित्तरस देखो यहां से निकलेगा, ठीक है, यहां से निकलेगा पित्तरस, ठीक है। और ये कहां पे जाएगा? भोजन में, ठीक है। अब देखो ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यानी स्वयं निकलता है, ठीक है। जिसको मैंने बताया था एक होता है सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन इसको स्त्रावित करने के लिए क्या करता है? इसको उत्तेजित करने के लिए, सक्रिय करने के लिए इसको कॉल करता है कि भाई तुम जल्दी से उत्तेजित हो, भोजन आ गया। आप भोजन अम्लीय आया, आप उसे क्या करोगे? क्षारीय करोगे। तो ये भोजन की प्रकृति कैसा कर देता है? क्षारीय। कौन? पित्तरस, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पित्तरस ज्यादा निकल आता है। क्या निकल आता है? ज्यादा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है? ये पित्तरस फिर ऑटोमेटिक अपने आप इसमें जाके स्टोरेज हो जाता है। किसमें? पित्ताशय के अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस निकलता है यानी स्त्रावित होता है तो यकृत से, और पित्तरस स्टोरेज होता है यानी कि एकत्रित होता है तो वो होता है पित्ताशय के अंदर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, एकत्रित अलग है और निकलना अलग है, यानी स्त्रावित अलग है, ठीक है। तो याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद जो यकृत है इसके अंदर 2 प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजन। कौन सा? फाइब्रोनोजन, जो कि मैंने आपको रक्त वाले वीडियो में भी कराया था, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाता है पर कहां पे? शरीर के बाहर। तो जैसे आपने देखा होगा आपका हाथ कट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आपका खून निकलता है, ठीक है। तो खून निकल के कहां जाता है? बाहर की ओर आ जाता है। तो बाहर अपने आप वो खून रुक जाता है, ठीक है। 2-2.5 मिनट बाद अपने आप जो खून रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है वो उत्सर्जित होता है और वो वहां पे आगे कर देता है, क्लोटिंग कर देता है, यानी कि रक्त का थक्का जमा देता है, छोटे छोटे जाले टाइप के बना देता है ताकि आपका खून जम जाता है, ठीक है। तो खून को रोकना यानी थक्का जमाना, वो भी शरीर के बाहर। शरीर के अंदर जमाएगा तो आपका खून चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका शरीर के बाहर कार्य है फाइब्रोनोजन प्रोटीन का, ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। तो पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? तो फाइब्रोनोजन, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रोटीन होता है हेपेरिन, ठीक है। अब ये एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, ठीक है। ये क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है। वो तो जमा रहा था लेकिन शरीर के बाहर, ठीक है, लेकिन ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है शरीर के अंदर। तो देखो थक्का जमाने का काम किसका था? फाइब्रोनोजन का, लेकिन वो जमा कहां पाता है? शरीर के बाहर, ठीक है।
और नहीं जमने कौन देता है? हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन अंदर खून को नहीं जमने देता है, इसी वजह से ये दोनों आराम से फिर ब्लड हमारा सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो पूछा जाए कि रक्का थक्का नहीं जमने देता है तो आंसर दोगे हेपेरिन। रक्का थक्का जमाता है तो कौन? फाइब्रोनोजेन। लेकिन वो अगर ब्लड दे दे शरीर के बाहर शरीर के अंदर तो ये भी आपको समझना है। ठीक है, अगर आपसे मैं ऐसे करे पूछ लूं इस क्वेश्चन को, देखो घुमा के पूछ सकता है कैसे? रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाता है शरीर के बाहर। ठीक है, शरीर के बाहर कौन जमाता है? फाइब्रोनोजेन। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है शरीर के बाहर तो कौन नहीं जमने देता है? हेपरिन नहीं जमने देता है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर नहीं जमने देता बाहर भी नहीं जमने देगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से खून बहता रहता है, लेकिन जो फाइब्रोनोजेन है फिर वो उसके जाके सक्रिय होता है और इस हेपरिन को दबाता है और बाहर जाके बोलता है अंदर ड्यूटी आपकी थी, अंदर आपकी चलेगी लेकिन बाहर मेरी चलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यानी कि जो शरीर के अंदर ड्यूटी किसकी है? हेपरिन की, नहीं जमने देगा। ठीक है, लेकिन बाहर ड्यूटी किसकी लगेगी? फाइब्रोनोजेन की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब यहां से आगे समझते हैं यकृत, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज मैंने बताया था प्रोटीन का क्या बन रहा था? ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, जो आपको बताया था जो माल्टेज एंजाइम था जो माल्टोज को किसमें बदल रहा था? ग्लूकोज में। ठीक है, तो सारे जो प्रोटीन जो शर्करा टाइप के कार्बोहाइड्रेट थे वो सब किसमें बदल रहे थे? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ही चेंज हो रहे थे। ठीक है, तो उस ग्लूकोज को परिवर्तन कर देता है ये यकृत ग्लाइकोजेन में। ठीक है, भोजन में वसा की कमी, अब देखो तीनों चीजें में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें हो रहा था? मुंह में। प्रोटीन का पाचन किसमें हो रहा था? अमाशय में। और वसा का पाचन किसमें हो रहा था? छोटी आंत में। और अग्नाशय रस जो है पूर्ण पाचन क्रिया कर रहा था, यानी तीनों चीजों को पचा रहा था, प्रोटीन को भी, वसा को भी और कार्बोहाइड्रेट को भी। ठीक है, तो वो मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छी तरह से करा दिए। ठीक है, तो भोजन में वसा की कमी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कम वसा वाला कम तेलीय चीज खा लेते हो। वसा क्या है? तेल है। ठीक है, फैट। ठीक है, जिससे क्या होगा? भोजन में वसा की कमी थी। ठीक है, कि हमारे शरीर को सारी चीजें बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक स्वस्थ मनुष्य रहोगे। ठीक है, अगर किसी चीज की कमी आ जाती तो आप क्या हो जाते हो? फिर बीमार। ठीक है, तो उस कमी जो वसा की कमी उसे किससे पूरा करता है? फिर जो यकृत कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग को क्या बना देता है? वसा बना देता है। ठीक है, यानी यकृत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को क्या बना देगा? वसा बना देगा। कब? जब वसा की कमी होगी भोजन के अंदर तब। ठीक है, मृतक आरबीसी। ठीक है, अब देखो आपको बताया था आरबीसी की मृत्यु किसमें होती है? पीलिया में जाके होती है। लेकिन कुछ आरबीसी हैं जो रक्त में ही मर जाती हैं बाहरी। ठीक है, अब जो जिंदी आरबीसी होती हैं वो तो मर के कहां पे जाके मरती हैं? पीलिया के अंदर जाके। ठीक है, जिनका जीवन काल 120 दिन, जो कि मैंने ब्लड वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसी आरबीसी हैं जो खून के अंदर ही मर जाती हैं। ठीक है, तो उनको नष्ट करने का काम किसका होता है? यकृत का। तो मृतक आरबीसी को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करने का काम किसका? यकृत का। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच जो होती है, ठीक है, तो वो किससे होती है? वो यकृत अंग से ही की जाती है। ठीक है, यकृत अंग से ही की जाती है। जैसे कि आप देखते हो वो होता है, जैसे किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो जो पोस्टमार्टम में डॉक्टर लोग जो करते हैं जांच, वो किससे करते हैं? यकृत से करते हैं कि भी देखो इसके अंदर जहर है या नहीं है। ठीक है, इसने जहर का सेवन किया या नहीं किया। ठीक है, यकृत में कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। अब देखो यकृत एक ऐसा अंग है जिसके अंदर कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब है कि ये यकृत ऐसा अंग है कि अगर मान लो इसमें कुछ खराबी आ जाए तो ये अपने आप खुद ठीक हो जाता है, स्वयं सही हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो दारू पीने वाले व्यक्ति होते हैं या ड्रिंक करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें डॉक्टर सलाह देता है कि आप ड्रिंक छोड़ दो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उनका लीवर लगभग खराब हुआ होता है, तो उसे अगर छोड़ देंगे तो अपने आप लीवर कोशिका विभाजन करके सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब है कोशिकाओं का बनना। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाना। ठीक है, यूरिया यकृत में बनता है। तो पूछा जाता है यूरिया कहां बनता है, तो यूरिया बनता है यकृत में। अब कैसे बनता है? यकृत में अमोनिया गैस होती है। ठीक है, NH3। तो अमोनिया कैसे होती है? जो नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन के अणु मिल जाते हैं तो बन जाती है अमोनिया। ठीक है, उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। कौन? यकृत। ठीक है, तो यूरिया कस में जाके बनता है? यकृत में बनता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। ठीक है, अमोनिया गैस को किसमें परिवर्तन करता है? यूरिया में। कौन? यकृत। ठीक है, और अमोनिया कैसे बनती है? नाइट्रोजन गैस से। आपको पता है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो हम सांस लेते हैं तो वो नाइट्रोजन अंदर जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, देखिएगा ताकि प्रीवियस भी चीजें भी आपको समझ में आए। ठीक है, दूसरा समझते हैं पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। ठीक है, और पित्रस यानी वाइल जूस। ठीक है, ये क्या है? मैंने आपको बताया था ये वाला जो अंग है जो नाशपाती के टाइप का जिसके अंदर दिख रहा है, तो ये पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। ठीक है,
तो पित्ताशय का आकार नाशपाती यानी पियर की तरह होता है। तो देख सकते हो इसका लगभग, आपने नाशपाती खाई जरूर होगी, तो वो इसी टाइप का इसका आकार है, किसका, पित्ताशय का। ठीक है, इसी अंग को बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, यहां पे मेरी कर्सर ये रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यकृत से निकलने वाला पितरस, अब देखो निकल रहा कहां से रहा है, पितरस, कहां से, यकृत से, इसी पित्ताशय में एकत्रित, अब देखो मैंने बाहर बोला था स्त्रावित, निकलेगा कहां से, यकृत से, और एकत्रित यानी कि स्टोर्ज, स्टोर कहां पे होगा, भंडारण, इसका दूसरा नाम भंडारण भी बोल सकता है कि यकृत का भंडार, यकृत वो सॉरी पितरस का भंडारण होता है, तो पितरस का भंडारण होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो देखो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, एकत्रित, भंडारण या जमा, ठीक है, या स्टोरेज, कहां पे होगा, पित्ताशय के अंदर। कौन सा रस, पितरस यानी वाइल जूस। ठीक है, जो कैलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो छोटी आंत में मैंने बताया था आपको, छोटी आंत पढ़ाई थी, तो उससे उत्सर्जित होता है। ठीक है, वो इसे सक्रिय करता है। कौन सा हार्मोन, कैलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कैलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इसे क्या करता है, सक्रिय करता है कि जल्दी से न निकलो और आप भोजन को क्या बनाओ, क्षारीय बनाओ। ठीक है, और कहां पे मिलते हैं ये दोनों, ये मिलते हैं पक्वाशय यानी कि डिडनम के अंदर, यानी ग्रहणी के अंदर, एक ये और एक दूसरा कौन सा रस, अग्नाशय रस, जो कि आगे मैं अभी आपको बताऊंगा अग्नाशय वाले पार्ट्स में। ठीक है, पित्त, पित्ताशय से पित्त पक्वाशय यानी पक्वाशय की नलिका में आता है। ठीक है, तो देख सकते हो पित्ताशय यानी कि इससे, ठीक है, पित्त रस जो है पक्वाशय में पित्त नलिका से आता है। तो ये वाली जो नलिका है, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली नलिका है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी नलिका है, पित्त नलिका यानी कि वाइल जूस, वाइल डक्ट। ठीक है, तो इससे आता है। ठीक है, पक्वाशय में, कहां पे, पक्वाशय के अंदर यानी डिडनम के अंदर। ठीक है, तो यहां से देखो ये निकलेगा, अब ये इसमें जाएगा तो इससे निकल के फिर कहां पर आ जाएगा, इधर को आ जाएगा। ठीक है, तो निकलता किससे है, यकृत से, और स्टोरेज किसमें हो जाता है, किसमें, यकृत, इसमें पित्ताशय में। ठीक है, तो इससे निकल के फिर कहां पे आके मिल जाता है, वो डिडनम के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि हर कोई, आपको पता है, आप भी अपना भोजन है घर का स्टोरेज करके रखते हो ताकि अगले के दिन चल जाए, ऐसा तो नहीं है कि आज लाए आज ही खा लिया, तो ऐसे ही यकृत का काम है। ठीक है, वो अपना मतलब पित्तरस पहले स्टोरेज करके रख देता है ताकि कोई भी भोजन खाए और उसमें ऑटोमेटिक पित्ताशय से उसे निकाल के मिला दे। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं पित्त का। ठीक है, पक्वाशय में गिरना, जो पित्त है वो पक्वाशय में गिरता है, यानी कौन सा, पितरस। ठीक है, प्रवृत्ति क्रिया द्वारा गिरता है। कौन सी क्रिया, प्रवृत्ति क्रिया यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन। ठीक है, इसकी क्रिया द्वारा गिरता है। पित्त का पीएच मान, यानी पितरस जो है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.7, जो कि मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था। ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है, पीला हरा, लगभग पीला हरा इसका रंग होता है। अगर इसकी वो पूछी जाए प्रवृत्ति कैसी होती है, तो क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय मतलब क्षारीय होता है। मैंने बताया था जो 7 से ज्यादा पीएच वाले होते हैं वो क्षारीय कहलाते हैं, 7 से कम वाले एसिडिक कहलाते हैं, और 7 वाले न्यूट्रल यानी कि लवण कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी मात्रा पर डे कितनी निकलती है, 400 से 800 ml मिलीलीटर, यानी 400 से 800 मिलीलीटर ये पर डे निकलता है। कौन, पित्त रस। ठीक है, कहां से निकलता है, यकृत से। कहां पे स्टोरेज होता है, पित्ताशय में। ये बात बहुत याद रखनी है, बहुत बार घुमा के पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पित्त रस में बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट, जो कि पीले रंग का होता है। ठीक है, तो पित्त रस के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। ठीक है, क्या, बिलिरुबिन। ठीक है, जिसकी मात्रा, जिसका रंग होता है पीले रंग का, कैसा होता है, पीले रंग का, जिसकी मात्रा लगभग उस पित्त रस में 12% होती है। ठीक है, अब देखो इससे एक बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, आगे मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, जब पित्त वाहिनी में रुकावट हो जाने पर, ठीक है, अब जो पित्त रस ला रही है वाहिनी, उसके अंदर रुकावट हो जाए, ठीक है, तो यकृत कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो जो यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो खून से, देखो क्या होता है, हमारे खून में ये बिलिरुबिन जाता है और उस बिलिरुबिन को कौन खींच लेता है, यकृत खींच लेता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब पित्त जो वाहिनी ले जाने वाली हैं उनमें आ गई रुकावट, ठीक है, तो अब उनमें रुकावट आ गई, जब उसे जा ही नहीं रहा उसके पास से बिलिरुबिन, तो वो खींचेगा क्यों। ठीक है, जब आप खाना हजम ही नहीं हो रहा तो आप खाओगे क्यों। ठीक है, तो वही चीज है, जब बिलिरुबिन के जो पित्त वाहिनी है उसमें रुकावट आ जाती है तो यकृत जो है बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन जो है हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो जाने वाला जो क्या है, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। तो बिलिरुबिन का रंग कैसा था, पीला, तो जिसकी वजह से हमारा शरीर कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ठीक है, जिसे हम पीलिया नामक बीमारी कहते हैं, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि जो पीलिया होती है तो कैसे होती है, बिलिरुबिन नामक पित्त रंजक के शरीर में फैलने के कारण यकृत की कोशिकाएं उसे ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इस वजह से ये हमारे शरीर में फैल जाता है। इसी वजह से हमारा शरीर कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ठीक है,
उसकी वजह से हमारे अंदर फिर ये बीमारी ग्रहण कर लेती है, कौन सी, पीलिया यानी जॉन्डिस, खून की कमी बताते हैं। खून की कमी हो गई, क्यों, क्योंकि रंग कैसा बन गया उसका, पीला बन गया, यानी कि बिलिरुबिन ज्यादा मात्रा बढ़ गई। ठीक है। पित्त रस बसाव का इमल्सीकरण, ठीक है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी पित्तरस जो है बसाव का इमल्सीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है कौन, पित्तरस। ठीक है। बसाव का पाचन कौन करता है, पित्तरस ही करता है, यानी बसाव को छोटे छोटे कणों में तोड़ना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। ठीक है। पित्तरस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, तो मैंने आपको बताया था पित्तरस क्या है, क्षारीय द्रव है, तो क्या बनाएगा भोजन के माध्यम को, क्षारीय, जो कि आपको मैंने बताया था अमाशय से कैसा आ रहा था भोजन हमारा, अम्लीय, क्योंकि उसमें मिला था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां से जो यकृत से जो निकला पित्तरस वो मिला तो कि कैसा हो गया भोजन, क्षारीय। ठीक है। जिससे फिर अग्नाशय रस क्रिया कर सके, जो अग्नाशय रस है फिर क्रिया कर सकता है, क्यों, क्योंकि अम्ल में ये क्रिया नहीं करेगा। तो इसमें से 3 एंजाइम निकल रहे थे, मैंने बताए थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये सब क्या करते हैं, अपना अपना फिर क्रिया कर देते हैं, और इन्हें पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है अग्नाशय वाले रस को। ठीक है। पित्तरस, विटामिन के, अब विटामिन के भी अगर ये आ गया, चलो मैं इसके बारे में बता देता हूं। विटामिन क्या है, रक्त का थक्का जवाने वाला। ठीक है। विटामिन है, अगर पूछा जाए कौन सा रक्त का थक्का जवाने वाला, प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रोनोजेन, और विटामिन कौन सा है, विटामिन के। ठीक है। बसाव में घुले अन्य विटामिन का अवशोषण करता है, जो पित्तरस है, जो पित्तरस क्या करता है, अब जो विटामिन के और बसाव में कुछ विटामिन होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको विटामिन वाली वीडियो में पढ़ाया था कि विटामिन, कुछ विटामिन जो है बसाव में घुलते हैं और कुछ विटामिन तेल में घुलते हैं। ठीक है, सॉरी, जल में घुलते हैं। तो जो तेल में घुले हुए विटामिन है, यानी कि जो बसा में घुले हुए हैं, उनको अवशोषण करने का काम किसका है, पित्तरस का है। ठीक है। तो आपको चलो मैं यहां भी बता दे रहा हूं, बसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, कीड़ा, आपको ट्रिक बताई थी, कीड़ा। ठीक है। KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है, बसा में घुलनशील है, बसा में घुल जाते हैं। लेकिन जल में घुलनशील कौन से हैं, BC, कौन से, BC, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है। तो आप विटामिन सी से याद रख लो, नींबू के अंदर होता है, तो नींबू किसमें घुलता है, जल में ही घुलता है। ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो, BC। ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहां से जरूर देखेगा, तभी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी, क्योंकि मैं उन्हीं से लिंक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। आगे समझते हैं पैनक्रियास। ठीक है। तो तीसरा अंग हमारा पैनक्रियास, यकृत समझ लिया, पित्ताशय समझ लिया, पित्तरस समझ लिया, अब क्या रह गया, पैनक्रियास यानी अग्नाशय। ठीक है। इस प्रकार का ये जो अंग दिख रहा है आपको, क्या है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। ठीक है। तो ये इसका पैनक्रिया रस निकालने वाली क्या है, नलिका। ठीक है, डक्ट, देखो पैनक्रियास डक्ट। ठीक है। उसके बाद ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। देखो पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, यकृत। ठीक है। और ये कौन सी है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है, कौन सी, अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियास। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है, मिश्रित। अब देखो मिश्रित का मतलब ये हो गया, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये मैं दोनों ग्रंथियां आपको पढ़ाऊंगा, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से यहां से नॉलेज दे रहा हूं इसकी, कि बाह्यस्रावी उन्हें बोलते हैं जो एंजाइम का उत्सर्जन करें, जो ग्रंथि एंजाइम निकालती है उन्हें बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, और जो हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। तो आगे जब ग्रंथि वाला टॉपिक में लाऊंगा आपको तो बहुत अच्छी तरह से इन्हें समझाऊंगा। ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना, जो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी दोनों हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर मतलब एंजाइम भी निकल रहा है। एंजाइम कौन कौन से निकले थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, वो मैंने पार्ट 1 में आपको कराए थे। ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा इससे निकलने वाले हार्मोन, हार्मोन कौन से निकलते हैं। ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोल देंगे फिर, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। लैंगरहैंक की दूपिका, ठीक है, अग्नाशय का एक भाग है, यानी लैंगरहैंक की दूपिका क्या है, अग्नाशय का एक भाग है, जिसकी खोज लैंगरहैंक नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। ठीक है। तो लैंगरहैंक की दूपिका पाई जाती है इसके अंदर, जो कि लैंगरहैंक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि लैंगरहैंक नामक एक चिकित्सा शास्त्री थे, उन्होंने अपने नाम पर ही अपनी दूपिका के नाम रख दिए, क्या मैंने इसकी खोज की है तो इस मेरे नाम पर इसको रखो। ठीक है। अब इन्हीं दूपिका से, दूपिका में अल्फा, बीटा, गामा कोशिका पाई जाती है। इन दूपिका में कौन सी, लैंगरहैंक की दूपिका में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कौन सी, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। ठीक है। जिनमें निम्न हार्मोन निकलते हैं, इनमें जो है निम्न हार्मोन निकलते हैं, कौन से, अल्फा हार्मोन, ठीक है, बीटा हार्मोन और गामा हार्मोन। ठीक है। तो ये इनके सिंबल है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है। अब देखो अल्फा हार्मोन है, इससे क्या निकलता है, ठीक है, सॉरी अल्फा हार्मोन नहीं, अल्फा ये सब क्या है, कोशिका, सॉरी ये सब क्या है, कोशिका, इनसे, इन कोशिकाओं से क्या निकलेंगे, हार्मोन। ठीक है। तो ये अल्फा क्या है, कोशिका, बीटा क्या है, कोशिका, और गामा क्या है, कोशिका। ठीक है। तो इनसे क्या निकलेंगे, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, तो आप समझते हैं अल्फा कोशिका से निकलेगा ग्लूकॉन हार्मोन। कौन सा, ग्लूकॉन हार्मोन, ग्लूकॉन हार्मोन कौन सी कोशिका से, अल्फा कोशिका से। ठीक है। अभी आगे आपको इसको याद रखने की ट्रिक बता दूंगा। ठीक है।
बीटा कोशिका से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन। ये बहुत मोस्ट है, ठीक है। शुगर जो बीमारी हो जाती है, डायबिटीज जो हो जाती है, उसमें इसी के इंजेक्शन दी जाते हैं, इंसुलिन के, ठीक है। और जो गामा कोशिका है, इससे निकलेगा सोमेटोस्टिन हार्मोन, सोमेटोस्टिन हार्मोन, ठीक है। कहां से? गामा कोशिका से, ठीक है। तो अल्फा कोशिका से ग्लूकान हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टिन हार्मोन, ठीक है, निकलता है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं आगे। एक नोट है, ये आपको याद रखना है, इंसुलिन की कमी से, जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, यानी ये बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। देखो इसी वजह से इसे मिश्रित बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से क्या निकाल रहा है? हार्मोन, और वहां पे क्या निकाल रहे थे? एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम हार्मोन दोनों निकाले, इसी वजह से क्या बोल रहा है? मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। जब इस व्यक्ति के अंदर बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल पाता है, तो इसकी वजह से, इसकी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है, जिसे हम शुगर बीमारी कहते हैं, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और ये डायबिटीज होती कैसे? जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है। जब जैसे कि हम कोई ऐसी चीज, मीठी चीज ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो मीठी चीज खाने से मीठी चीज का क्या बनेगा? सब ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ऐसी खा रहे हैं, जैसे चीनी, कोई वैसी चीजें खा रहे हैं, तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि हमारा शरीर से क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना कौन सी बीमारी पैदा करता है? मधुमेह नामक रोग पैदा कर देता है, ठीक है। मधुमेह रोग में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसे कौन से इंजेक्शन दिए जाएंगे? इंसुलिन। और जब इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, जब इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में आप देखा होगा, उसके अंदर फिर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन तो बढ़ गया, लेकिन ग्लूकोज क्या है? कम। जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, तो जैसे कि आपको जब कोई कमजोरी सी महसूस होती है, तो आपको उस समय क्या दी जाती है? ग्लूकोज की बोतल दी जाती है, ठीक है। ग्लूकोज के आपको ड्रॉप दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दूसरे क्या है? अपोजिट, इंसुलिन और ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या बढ़ता है? मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, इनको याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कौन सी कोशिका से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे GA, अब आपको एक मैं जो स्टोरी सुना रहा हूं, स्टोरी को आपको याद रखना है। अब जी से आप गए, ठीक है, आप मेरे पास आए कि सर मुझे जनरल अवेयरनेस पढ़ाइए। जी से जनरल, ए से अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पढ़ाइए, ताकि मैं IB का एग्जाम क्रैक कर दूं। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम क्रैक कर दूं। आप अपना प्राइस बताइए, आप अपना रेस बताइए, कितने रुपए लोगे? रेस बताइए, RS, रेस बताइए, ठीक है। स्टोरी याद हो गई? मतलब GA पढ़ना था हमें किसका एग्जाम क्रैक करने के लिए? IB का एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो हमने सर से क्या पूछा? रेस बताइए। तो जी से देखो, यहां पे पहला वाला बताएगा हार्मोन के बारे में, ग्लूकान हार्मोन। क्या? A का मतलब अल्फा कोशिका से, ठीक है। I का मतलब इंसुलिन हार्मोन, B का मतलब बीटा कोशिका से, R का मतलब गामा, ये ठीक है, गामा कोशिका से कौन सा? सिस्टोमिक हार्मोन, ठीक है, सिस्टोमिक हार्मोन, ठीक है। तो आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान तरह से आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बड़ी आंत, ठीक है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको दिख रही है, ये क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो, बड़ी आंत का कार्य जल का अवशोषण करना होता है। बड़ी आंत का काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना, यानी जल को ग्रहण करने का काम किसका है? बड़ी आंत का, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत के शुरू वाले भाग को सीकम कहते हैं, यानी कि ये जो शुरू में जो भाग दिख रहा है आपको ना, इसको क्या कहते हैं? सीकम बोलते हैं, ठीक है। जो शुरू वाला भाग, ये इस पूरे भाग को तो इसने बोल दिया एसिस कॉलन, लेकिन ये शुरू का जो यहां से जो जैसे इससे आके एक छोटी आंत मिलती है, ठीक है, तो इस वाले भाग को बोलते हैं सीकम, ठीक है। अपेंडिक्स, देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा अपेंडिक्स, ठीक है। अब ये क्या है? अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है, एक अवशेषी अंग है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। तो आप देख रहे होगे अपेंडिक्स क्या है? ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अब ये क्या है? ये अब ऐसा अंग हो गया है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, अवशेषी अंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ये जानवरों के अंदर बहुत बड़ा पाया जाता है, जो कि हरे जो घास फूस पचाने का जो काम करता है, ये अपेंडिक्स ही करता है। तो देखते होगे पहले जो लोग थे वो घास फूस खाते थे, तो ये अंग उनके लिए सक्रिय था, लेकिन अब लोग नहीं खा पाते हैं, तो इस वजह से उनके अंग ये क्या हो गया? अवशेषी अंग हो चुका है। कौन सा? अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी आंत के भाग को कोलोन कहते हैं। तो मैंने बताया था बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं, जिसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सब क्या है? कोलोन, जिसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, और सिगमोइड कोलोन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 भाग होते हैं, किसके? कोलोन के, ठीक है। बड़ी आंत के अंतिम भाग से मलाशय यानी रेक्टम, तो देखो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा रेक्टम, ठीक है। तो ये अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? मलाशय यानी कि रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। अंतिम भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अंतिम भाग कौन सा था?
ये वाला सिगमेंट कॉलोन, तो जिससे जुड़ा हुआ कौन सा है, ये मलाश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें संपूर्ण पाचन से बचा भोजन मल जमा हो जाता है, यानी कि जो हमारे जो भोजन से पच गया पूरा भोजन, अब जो मल रह गया वो कहां पे आके जमा हो जाता है, इस रेक्टम में आके जमा हो जाता है, ठीक है। यह मल गुदा द्वार द्वारा, अब यहां पे लगा होता है गुदा द्वार, ठीक है, जिसे एनस बोलते हैं, उस एनस के रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। कौन, ये मल, ठीक है। तो एनस के रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, कौन, मल, ठीक है। कहां से, मलाशय से, ठीक है। इस मल में, ठीक है, इस मल में, कौन से मल में, जो यहां पे रेक्टम में क्या था, स्टोरेज था, ठीक है। मलाशय में, यानी कि जो रेक्टम में था, ठीक है, बिलुरुबिन नामक रंजक आकर मिलता है। कैसा रंजक, बिलुरुबिन, ठीक है, जिसका रंग कैसा था, पीला, जिसकी वजह से पीलिया बीमारी हो रही थी, ठीक है। इसकी वजह से मल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जाए जो मल का रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है बिलुरुबिन के कारण। मल का मतलब आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो उसके कारण ही बिलुरुबिन का रंग पीला, बिलुरुबिन के कारण मल का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। कहां पे, रेक्टम में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बिलुरुबिन नामक रंजक आकर मिलता है, ठीक है। अब जो शरीर से देखो, मैंने आपको बताया था शरीर के अंदर था, शरीर के अंदर पूरा फैलता है खून में। अब जब वो वाहिनी बंद हो जाती है तो वो खून में ही रह जाता है, ठीक है। और नहीं तो ये आके इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन चल रहा है तो ये बाकी बचा हुआ शरीर वाला किस में आके मिल जाता है, कुछ तो यकृत अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ बचा हुआ इस रेक्टम में आके मिल जाता है। इसी वजह से जो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, पीलिया बीमारी नहीं होती है, ठीक है। और ये मल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन के रूप, ठीक है। अब देखो भोजन है, अब जो आपने मुंह में जो पचाया था, भोजन को इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भोजन के रूप हैं, इनको आपको याद रखना है। जब भोजन आपने मुंह में चबाया खूब बढ़िया करके, ठीक है, जब चबाया तो उसको हमने बोला बोलस। मुंह में जब चबाया तो क्या बोला, बोलस। जब पेट में उसका हजम किया यानी पाचन किया तो उसको बोला काइम। तो आपने देखा होगा चूरन आता है, काइम चूरन, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं कि हाजमा का चूरन है, वो कायम करने वाला चूरन, ठीक है। जब पेट में था तो कायम, और जब ये मलाशय में आ गया यानी कि जब ये मल बन गया तो उसका नाम रख दिया काइल। है तो सब भोजन ही का रूप, ठीक है, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। जब मुंह में था तो बोलस, जब पेट में आ गया तो काइम, और जब मलाशय में आ गया तो काइल, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों, और एक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अपने वीडियो समझा और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और इसको बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमारा दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर गवर्नमेंट जॉब संबंधी सबसे पहले न्यूज आपको मिल जाती है।